अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अफगानिस्तान में खाना जंगी के खदशात हैं, ताहम पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान चाहते हैं अफगानिस्तान में खाना जंगी या जोग्राफियाई तकसीम ना हो। तालिबान से हमारी कोई लड़ाई नहीं और ना ही उन पर हमारा कोई दबाव है। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो इसके सबसे ज्यादा असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में ब्रीफिंग के बाद सवालों के जवाबात आर्मी चीफ ने खुद दिए। पहला सवाल मुशाहिद हुसैन, दूसरा शहबाज शरीफ, तीसरा बिलावल भुट्टो और चौथा शाह महमूद कुरैशी ने किया। ब्रीफिंग के दौरान अस्करी हुकाम ने सियासी क़यादत को बताया कि अफगानिस्तान में खाना जंगी के खदशात हैं, ताहम पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान चाहते हैं कि अफगानिस्तान में खाना जंगी या जोग्राफियाई तकसीम न हो। तालिबान से हमारी कोई लड़ाई नहीं और न ही उन पर हमारा कोई दबाव है। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई उसके सबसे ज्यादा असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। ब्रीफिंग में अस्करी क़यादत ने कहा कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में TTP और बलोच दहशतगर्द तंजीमों के 6000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। दाइश के 2 से 3000 अफराद शाम से अफगानिस्तान मुंतकिल हुए हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने अमरीका को फौजी अड्डे न देने का उसूली फैसला कर लिया है। ये अहम फैसला गुज़िश्ता रोज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास में खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात कौमी इत्तेफाक राय से बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कमेटी को 1.5 घंटे तक ब्रीफिंग दी और इस तशवीश का इजहार किया कि अमरीकी इनखला के बाद फिर अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान की तरफ नकल मकानी हो सकती है। इजलास के शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया है कि 7 से 8 वॉर लॉर्ड्स अफगानिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं। अगर खाना जंगी हुई तो इसके असरात पाकिस्तान पर आएंगे। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान सैर हासिल गुफ्तगू हुई। कल के इजलास में चंद सख्त सवालात भी किए गए। आर्मी चीफ ने किसी सवाल को नजरअंदाज नहीं किया। उसूलों पे बात हुई है कि हम ना किसी के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं और हमारी ये भी होगी कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, ये जो भी मुल्क हैं, कि हमारे ख़िलाफ़ किसी और की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तल्ख़ सवालात भी हुए, बड़े हर तरह के क्लैरिटी हुई उन सवालात के जवाबात में। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या DGI थे, उन्होंने किसी सवाल को ना तो इग्नोर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत का जिम्मेदार शहबाज शरीफ को करार दिया। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने स्पीकर को वज़ीर आज़म की शिरकत पर बॉयकॉट की धमकी दी थी। वफाकी वज़ीर ने अपोजिशन लीडर की धमकी में पीपल्स पार्टी की रजामंदी का तासुर भी मुस्तरद किया। बोले बिलावल भुट्टो तो खुद इजलास में वज़ीर आज़म से मुताल्लिक सवाल करते रहे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के शहबाज शरीफ से मुताल्लिक बयान पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म का कौमी सलामती इजलास में शिरकत का इरादा था, ताहम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर ऑफिस को पैगाम भिजवाया कि इमरान खान की इजलास में शिरकत पर हम बाइकआउट करेंगे। फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि शहबाज शरीफ की बाइकआउट की धमकी में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। दौरान इजलास बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म की शिरकत से मुताल्लिक सवाल भी उठाया था। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि आज छोटे लोग बड़े ओहदों पर पहुँच चुके हैं, अब उनसे वज़ीर आज़म की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज कौमी सलामती कमेटी का 8 घंटे तवील इजलास हुआ था, ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान इस अहम तरीन इजलास में शरीक नहीं हुए थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को झूठा करार देते हुए शहबाज शरीफ से मुताल्लिक बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा फवाद चौधरी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीन है। स्पीकर की बुलाए गए इजलास में शहबाज शरीफ किसी को कैसे शिरकत से मना कर सकते हैं? अपोजिशन लीडर ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। फवाद चौधरी के पास इस हवाले से कोई दस्तावेज है तो पेश करें। सबसे बड़ी फौज और सबसे ज्यादा ताकत का नशा हरन हो गया। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अपने 30 इत्तेहादियों के साथ
افغانستان سے رفو چکر ہونے لگی، امریکی عہدیدار دنیا سے منہ چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق طالبان سے معاہدے کے تحت امریکی افواج افغانستان میں اپنے مرکزی فوجی اڈے سے نکل چکی ہے۔ تمام نیٹو اراکین اور امریکی سپاہی بگرام ہوائی اڈا چھوڑ چکے ہیں۔ طالبان افغانستان نے بھی بگرام ہوائی اڈا خالی کرنے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ افغانستان میں امریکہ کو 20 سال تک رسوائیوں اور ناکامیوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فورسز کا مکمل انخلا قریب ہے۔ امریکہ نے 20 سال بعد بگرام ایئر بیس کا چارج چھوڑ دیا۔ صوبہ پروان میں قائم یہ ایئر فیلڈ کابل سے 69 کلومیٹر دور ہے۔ افغان جنگ کے عروج کے دور میں بگرام ایئر بیس میں 1 لاکھ امریکی فوجی تعینات تھے اور امریکہ نے 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا، جس کے دوران طالبان اور القاعدہ کے خلاف کارروائیوں کے لیے بگرام ایئر بیس کو مرکز بنایا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کی ڈیڈ لائن دے چکے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے بگرام ایئر بیس خالی کرنے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ترجمان افغان طالبان کے مطابق افغانستان پر امریکی قبضے سے تباہی اور افغان عوام کا خون خرابہ ہوا۔ امریکی فوجیوں کی آمد سے افغانستان کی آزادی اور خود مختاری سلب ہوئی۔ سہیل شاہین کے مطابق جو کچھ افغانستان میں ہوا خود امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں تھا۔ امریکی افواج کے انخلا سے افغانستان میں امن اور خوشحالی کے دور کا آغاز ہوگا۔ جبکہ افغان طالبان نے ملک میں خانہ جنگی کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر امارات اسلامیہ افغانستان کے تحت جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کے خدشات کا بیانیہ درست نہیں۔ افغان طالبان نے ملک کے مختلف علاقوں سے کابل انتظامیہ کے فوجیوں کی شمولیت کی ویڈیو بھی جاری کی ہیں۔ افغانستان میں پائیدار امن چاہتے ہیں، پاکستان کا امن افغان امن سے مشروط ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر 88 اور پاک ایران بارڈر پر باڑ لگانے کا کام 40% مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم ملک کی تقدیر بدلیں گے، یہ اپوزیشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نالہ لئی منصوبہ مکمل ہونے کے بعد سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کروں گا۔ پاکستان کا امن، پاکستان کی ترقی افغانستان سے وابستہ ہے۔ ہم افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ سارے بارڈروں کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے وزارت داخلہ سیل کر رہی ہے تاکہ دہشت گرد اس طرف عام سڑک سے نہ آ سکے۔ ایران کے ساتھ بھی ہم سرحد کو 40% بند کر چکے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ 88% بند کر چکے ہیں۔ یہ اپوزیشن کیا ہے؟ یہ عمران خان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ انشاءاللہ یہ عمران خان کا اگلے الیکشن میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا آخری پروجیکٹ جو ہے وہ نالہ لئی ہے۔ جس دن نالہ لئی شروع ہو گیا، کامیاب ہو گیا، میں آپ کو سلیوٹ مار کر آپ سے سیاست سے ریٹائر ہونے کا اعلان کروں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور جوہر ٹاؤن بم دھماکے کی تحقیقات کے لیے حکومت پنجاب نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ JIT غیر ملکی تنظیم کے ملوث ہونے سے متعلق بھی تحقیقات کرے گی اور 15 دن میں رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کرے گی۔ مزید تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے وقار شوکت سے۔ وقار، اس کمیٹی میں کون کون شامل ہے؟ آج بالکل لاہور جوہر ٹاؤن بم دھماکے کی تحقیقات کے لیے حکومت نے اہم فیصلہ کیا ہے۔ جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت نے JIT بنانے کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ JIT ٹیم جوہر ٹاؤن میں بم دھماکے سے متعلق تحقیقات کریں گی، جبکہ JIT 5 ممبر پر مشتمل ہوگی۔ سربراہ DIG جبکہ رینک کا افسر ہوگا اور اسی طرح جو ہے وہ JIT میں ISI IB MI اور پولیس کے افسران وقار شوکت، بہت شکریہ تمام تر ڈیٹیلز کے لیے۔ لاہور سمیت پنجاب میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو کا شارٹ فال 2000 میگا واٹ سے بڑھ گیا۔ شہری کہتے ہیں اگر بجلی نہیں دے سکتے تو وزراء میڈیا پر اپنی بھڑکے بھی بند کریں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کا بحران، غیر اعلانیہ بندش پر شہری ہوئے ہلکان۔
लाहौर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का शॉर्टफॉल 2000 मेगावाट से तजावुज कर गया। लेस्को हुक्काम ने कई घंटों की गैर एलानिया का एतराफ भी कर लिया। हुक्काम के मुताबिक दही इलाकों के साथ शहरी इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर के तमाम ग्रिड स्टेशंस ओवरलोडेड हैं, जिससे ट्रिपिंग के मसाइल का भी सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बिजली की बंदिश जारी है। कई घंटे बिजली की बंदिश झेलने वाले लाहौरी भी फट पड़े। कहा, सख्त गर्मी में दिन भर बिजली बंद होती है। रात के औकात में भी बिजली की आंख मचोली का ये सिलसिला रुकता ही नहीं है। 3 से 4 बार लाइट जा रही है और ज़्यादा तंग कर रही है, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। दुकान पे हैं, दुकान पे फिर लाइट गई हुई है जी। लोड शेडिंग के 27 शहरियों का मजीद कहना था कि अगर बिजली नहीं दे सकते तो वज़रा बड़के मारना भी बंद कर दें। LNG की 40% फराहमी बहाल कर दी गई है। पीर तक बिजली और गैस की कमी दूर कर ली जाएगी। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि 5 जुलाई तक जहाज से 100% LNG मुंतकिल कर ली जाएगी। कुछ लोगों ने मामले पर सियासत चमकाने की कोशिश की, उनके अपने दामन पर दाग लगे हैं। 40% RLNG की सप्लाई जो है वो सिस्टम में रिस्टोर हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पीर तक जब ये मुकम्मल हमारी रिस्टोरेशन हो गई होगी 100%, तो पावर सेक्टर और गैस सेक्टर दोनों के अंदर जो है ये एक बेहतरी आ जाएगी। ये वापस अपने मामूल पे एनर्जी की सूरत हाल और तवानाई की सूरत हाल जो है वो वापस पहुंच जाएगी। अब मैं आता हूँ कि कुछ लोगों ने इस पर सियासत चमकाने की कोशिश की और उनके अपने दामन पे जो इल्जामात लगे हुए हैं वो किसी और के दामन पे लगाने की कोशिश की, शायद इनकी जान छूट। और LNG की शॉर्टेज करके महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत पर बरस पड़े, बोले बात नाअहली की नहीं करप्शन की हो रही है। LNG के हवाले से वज़रा ने प्लानिंग ही नहीं की। 20% ज्यादा पैसे अदा करके आज मुल्क में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि LNG की प्लानिंग नहीं की। इस महीने जो हमारी खरीदी हुई LNG है उससे 50% ज्यादा कीमत पर ये लोग LNG खरीद रहे हैं। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये बात सिर्फ नाअहली पर खत्म नहीं होती, ये करप्शन है। वेलकम बैक। साइंस सरकार ने कराची में नालों के मुतासिरीन की बहाली का फैसला कर लिया। वजीर आला सिंध कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। अदालत से बहरिया फंड से गरीबों के लिए 10 अरब की दरख्वास्त करेंगे। औरंगी और गुज्जर नाला ऑपरेशन मुतासिरीन को 80 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। 2011-12 के जो फ्लड्स आए थे उसमें यही इलाका ऐसे ही डूबा था। हम चाह रहे हैं कि इस साल हमें और पैसे की ज़रूरत है। 10 अरब रुपए हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये लेफ्ट बैंक की ड्रेनेज के लिए ये 3 दरख्वास्तें भी कल सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह ताला जमा हो जाएंगी, जो मैंने तीनों बताई। और सिंध की आवाम का पैसा सिंध की हुकूमत काबीना के फैसले के मुताबिक जो प्रायोरिटाइज स्कीम्स हैं उन पर खर्च करने के पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि काबीना से ये मंजूरी आ गई है। जब इनको ये इंक्रोचमेंट्स हटाई थी तो एक घर को स्कीम 42 में या तहसील टाउन में 80 गज के प्लॉट इनको देंगे। सूबाई वजीर सईद गनी ने चेयरमैन नैब को बराह रास्त तनकीद का निशाना बना डाला। कहते हैं नैब को चैलेंज है, मुझे नोटिस भेजे, उनके मुंह पर उनके करतूत बताऊंगा। 31A सबसे पहले चेयरमैन नैब पर लगना चाहिए। नैब कवानीन का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल चेयरमैन नैब कर रहे हैं। चैलेंज करता हूँ नालायकों को, बेशर्मों को कि ये इस कमेटी की मीटिंग बुलाएं और मुझे नोटिस भेजें 31A में जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुताबिक। मैं इनको इनके मुंह पे बैठ के इनके सारे करतूत हैं वो बेनकाब करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये नैब को किस तरह इमरान नियाजी के इशारों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना, ये जो 31A है, ये सबसे पहले तो चेयरमैन नैब के ऊपर रखना चाहिए। सबसे ज्यादा मिसयूज नैब के कानून का अगर कोई शख्स कर रहा है तो वो चेयरमैन नैब कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है, मैंने बार बार कहा, उस पर मुझे कभी से नहीं बचते कि ये चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। जो घर उन्होंने अगर किसी का पकड़ा है, किसी की गाड़ी पकड़ी है, ये अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इनके ऑफिसर्स उन घरों का इस्तेमाल करते हैं, इनके ऑफिसर्स उन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं।
नैब और सईद गनी आमने सामने आ गए। तर्जुमान नैब ने वज़ीर तालीम सिंध के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया और अवाम को गुमराह करने, बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी प्रोपेगेंडा करने पर कानूनी नोटिस भेजने का फैसला किया है। तर्जुमान नैब ने सूबाई वज़ीर को नैब ऑर्डिनेंस का मुकम्मल जायजा लेने का भी मशवरा दिया, जबकि हलीम आदिल शेख के खिलाफ भी शिकायत जांच पड़ताल के बाद इंक्वायरी स्टेज पर है, जिसके बाद कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की FBR को बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने पर मुबारकबाद। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि FBR ने 4,732 अरब रुपए के टैक्स महसूलात का हदफ पूरा कर लिया। हालिया टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज़्यादा है। टैक्स अहदाफ का हुसूल मईशत की मजबूत बुनियादों का अमली सबूत है। बलोचिस्तान असेंबली के अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट्स का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। FBR वापस लेने से मुतल्लिक गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। मुकदमा वापस लिया है तो नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। हमें गिरफ्तार करो। अब 12 दिन के बाद भी हमारी दरखास्त नहीं मानी जाती है गिरफ्तार करने की, तो हमारे लिए कौन सा रास्ता रह गया? हम इन पुलिस वालों से पूछते हैं कि वो रास्ता तो बताओ। 12 दिन से हम बैठे हैं, हमें नहीं गिरफ्तार कर रहे हो। ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई तुम बताओ हम कहाँ जाएं, तुम बताओ हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा मसूद रहमान का मुआफीनामा मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। दौरान समाअत मसूद रहमान ने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं और 7 बच्चे हैं, अकेला कमाने वाला हूँ, अदालत के पाँव पकड़ता हूँ। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे थे कि अदालत बुलाए तो औकात याद दिला दूंगा, अदालत ने बुला लिया है, अब हमें औकात दिखाएं। टिक टॉक पर पाबंदी के खिलाफ PTA की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने टिक टॉक पर आयद पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। PTA को टिक टॉक से मुतालिक दरख्वास्तें जल्द निपटाने का हुक्म भी जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 28 जून को टिक टॉक पर पाबंदी आयद की थी। अदालत ने 21 की केस की मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हाई कोर्ट का टिक टॉक पर पाबंदी का फैसला वापस लिए जाने को खुशाइन करार दे दिया है। अपने ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा कि दुनिया में इस वक्त टेक्नोलॉजी की जंग चल रही है, कंपनियां एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। पाकिस्तान के रेगुलेटरी इदारे और जज साहिबान को इस लड़ाई से अलहदा रहना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों को खुश आमदीद कहना चाहिए। कंदकोट में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। 3 अफराद कत्ल जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। दुरानी मोहर थाने की हदूद में जाम सोनहारो चाचड़ में हुई, जहां जागीरानी और सब्जुजई गैंग के दरमियान जदीद असलहे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। इलाके में शदीद कशीदगी की वजह से पुलिस जाए वक्फा तक नहीं पहुंच पा रही। फायरिंग के नतीजे में चाचड़ कबाइल के ताज मोहम्मद चाचड़, अब्दुल रशीद चाचड़ और डिग्री चाचड़ जिंदगी की बाजी हार गए। इलाके में खौफ हिरास की वजह से लोग घरों तक महदूद हो गए हैं। और पेशावर में तेजाब गर्दी का वाकया, नाकाम आशिक ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। तिब्बी इमदाद के लिए लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पहाड़ी पूरा पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुल्जिम फरहाद को गिरफ्तार करके तेजाब गर्दी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर ये है कि PCB ने आइंदा 10 साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की एक बार फिर तनज़्ज़ुली हुई है, कैटेगरी C का हिस्सा बन गए हैं। असद शफीक, हैदर अली, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, शान मसूद और उस्मान शनवारी भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर सके। सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज को एक बार फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश न किया गया। PCB एलामिया के मुताबिक रवां बरस 20 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तमाम कैटेगरीज के लिए यकसा मैच फीस मुकर्रर करने के साथ खिलाड़ियों की माहाना आमदनी 25% बढ़ाई गई है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइंदा बर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान। बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी फहरिस्त में जगह बनाने में नाकाम रहे। कुछ ए कैटेगरी वाले सी और कुछ सी वाले ए कैटेगरी में जा पहुंचे। पीसीबी एलामिये के मुताबिक कुल 20 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिन्हें ए, बी और सी कैटेगरीज में रखा। फहरिस्त में इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी जगह दी गई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद सी कैटेगरी का हिस्सा बने, जबकि मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट ले उड़े। बोर्ड ने सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज को इस साल भी कॉन्ट्रैक्ट से दूर रखना ही मुनासिब समझा। क्रिकेट बोर्ड के जारी एलामिये के मुताबिक ए कैटेगरी में बाबर आजम, हसन अली और शाहीन आफरीदी शामिल हैं, जबकि अजहर अली, फहीम अशरफ, फखर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह बी कैटेगरी का हिस्सा बने। सी कैटेगरी में आबिद अली, इमामुल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज और नौमान अली को जगह दी गई, जबकि इमरान बट, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर को इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किया गया। दूसरी जानिब असद शफीक, हैदर अली, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम के साथ मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, शान मसूद और उस्मान शिनवारी को पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल ही लिफ्ट ना कराई। बोर्ड हुकाम का कहना है कि रवां बर्स कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों की आमदनी 25% बढ़ाई गई। साथ ही तमाम कैटेगरीज के लिए यकसा मैच फीस भी मुकर्रर की गई। और अभी कुछ बात करते हैं फलों के बादशाह की। इस्लामाबाद के निजी मॉल में आम का मेला सज गया है। आमों की नुमाइश में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ किस्म के आम लाए गए। देखते हैं बिस्मा रफीक की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में अनवाउ इकसाम के आमों की नुमाइश लग गई। मैंगो फेस्टिवल में 100 से ज्यादा इकसाम के आम लाए गए, जिनमें लंगड़ा, चौंसा, संदड़ी जैसे इकसाम शामिल है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सरदार यासिर इलियास ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को अभी इल्म नहीं कि पाकिस्तान में कितनी किस्म के आम मौजूद हैं। मैंगोज की 200 प्लस वैराइटीज पाकिस्तान में। आज का जो इवेंट है, जो हम ये करा रहे हैं 3-4 डेज का मैंगो फेस्टिवल, 160 प्लस वैराइटीज यहाँ पे मैंगोज के हम डिस्प्ले किए। उसके अलावा यहाँ पे हमने 40-50 एक्सपोर्टर्स को लेके आए, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको ओरिएंटेशन दी है, उनको अवेयरनेस दी है कि ये वैराइटीज है मैंगोज की। वज़ीर ज़राअत पंजाब का कहना है पाकिस्तान के आम का जायका दुनिया भर में बहुत मुनफरिद है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। We here in Pakistan call mango as a king of the fruits because of its special taste and aroma. And today, with the changing circumstances, we try to increase its export so that our growers can earn more profit from mango growing. स्टॉल्स मालकान ने भी मैंगो फेस्टिवल की खूब तारीफ की और शहरियों को पैगाम दिया कि वो आमों की नुमाइश देखने तशरीफ लाएं। मौसम गर्मा में आम की सौगात से लुत्फ न उठाया जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। किसी भी मुल्क और उस माशरे की असल पहचान उसकी तहजीब और सकाफत से होती है। क्लासिकी मौसीकी और गज़ल गायकी सकाफती विरसे का अहम हिस्सा है, जो अब मान पड़ता जा रहा है। लाहौर से आपको मज़ीद रिपोर्ट करेंगी सबा पाशा। सगीर की मौसीकी यहाँ के बाशिंदों की रगों में गर्दिश करती है। गीत हो या गजल, इंसानी एहसासात और जज्बात की भरपूर अक्कासी करती हैं। एक वक्त था जब कवाली के फन ने तेजी से मकबूल होकर अवाम को मुतासिर किया, लेकिन फिर सुरीली आवाज और मधुर तानों की जगह हिजान अंगेज मौसीकी ने ले ली। हारमोनियम के साज को अछूत समझा जाने लगा। हुकूमत पाकिस्तान अगर हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो म्यूजिशियनों के लिए, सिंगिंग के लिए अच्छा सा कोई हमारे को स्टूडियो बना कर दे। मौसीकी के आलात बनाने वालों का कहना है कि पॉप म्यूजिक की मकबूलियत ने इनके कारोबार को मुतासिर किया है। हमारे कारोबार में सबसे पहले असर पड़ता है क्योंकि ये शौक की चीज़ें हैं। ये ना तो वो बजाने वाले रहे हैं, ना वैसे गाने वाले रहे हैं, इसलिए क्लासिकल मौसीकी कम होती जा रही है। जदीद मौसीकी और नए आलात के आने से कीमती विरसा समझे जाने वाला असासा कहीं पसे मंजर में चला गया। फिर भी आजकल का म्यूजिक अपनी जगह बनाने में नाकाम नजर आ रहा है। वक्त के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक की मांग में तो कमी आ गई, लेकिन कुछ लोग अब भी इसे जिंदा रखे हुए हैं। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।